नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपनी मंजिलों की तरफ रवा रवा धोते हुए, मोहब्बतें देते हुए और मोहब्बतें लेते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ हम सीखते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं और ज़िंदगी के ऊँच नीच के रस्तों से थोड़ा सा हम भी वाकिफ़ होते हैं और जो हमारी वाकफ़ियत होती है हम चाहते हैं कि उससे आप भी मुस्तफ़ीद हो। शायद कोई बात आपको समझ आ जाए, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, घरेलू लिहाज से हो, रिश्तों के लिहाज से हो, माशी लिहाज से हो, माशरती लिहाज से हो। लेकिन बहरहाल हमारा काम थोड़ा सा अवेयरनेस देनी होती है कि आपको आने वाले वक्तों के हवाले से अपनी थोड़ी सी बेहतरी किया जा सके। लेकिन अब सबको जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं वो सो रही होती हैं, सो जाती हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद या स्कूल जाने के बाद, या जो मर्द हज़रात होते हैं जब वो काम पे चले जाते हैं नैप ले लेती हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम ज़रूर देख लिया करें और अपने टीवी सेट्स ऑन कर लिया करें। अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर निकालें, उतनी देर में जितनी देर में आप टीवी देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज कर लिया करें। बेशक फिर उसके बाद आप लोग लेट जाएं, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि सुबह जो उठते हैं और सुबह से अपना जो दिन का आगाज़ है वो कर लेते हैं, उनका दिन एक तो अच्छा गुजरता है, एक्टिव गुजरता है। और फिर वो जो एक सुबह का टाइम होता है ना, उसमें छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही है तो आपको पता है कि दिन वैसे ही छोटे होने होते हैं, तो जितनी जल्दी जल्दी काम कर लें। सुस्त शामें होती हैं सर्दियों की, और सुस्त शामों में आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का। जैसे ही अंधेरा होता है दिल करता है या तो बिस्तर में चले जाएं और कुछ काम ना किया जाए, और भूख ज़्यादा लगती है। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। बात करें कुछ थोड़ी सी माशी हवाले से, लेकिन पहले आपको एक अहम खबर, आप सबको ही पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सदर बन गए हैं और अमेरिका ने अपनी पावरफुल और पावर्ड का मुजाहरा कर दिया है। चाहे कमला हैरिस बनती या फिर डोनाल्ड ट्रंप बनते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, पीछे से वो पुराने घाघ सियासतदान तो नहीं है, क्योंकि उनका ताल्लुक बहरहाल एक बिज़नेस सर्कल से था और बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उससे उनका ताल्लुक था। लेकिन उन्होंने सियासत में कदम रखने के बाद अपना सिक्का जमाया और उनको लोग जब शुरू में आए थे तो बड़ी हेट स्पीचेस की वजह से मुसलमानों में भी एक नफरत का एक एलिमेंट आ रहा था। लेकिन अभी हमने देखा कि 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने अपनी तरफ से उन लोगों, उस कम्युनिटी को, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसको लेके चला और उसके साथ अफ़ाम व तफ़हीम, यानी कि अगर आप बात की जाए इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से तो वहाँ भी जंग बंदी की बात की है और दुनिया में अमन की बात की है। उनका ये कहना था कि वो अमेरिका को तो जो कुछ बनाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं वहाँ जंग बंदी में भी बहुत अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अमन बहरहाल जंग से बेहतर है, और कहीं पे भी जब जंग होती है तो उस मुल्क का न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, बल्कि उसके साथ साथ ही जो बाकी की जो आप नस्लों तक फिर उस जंग के असर रहते हैं। जनाब, ये तो सारी बातें हम अमेरिका के हवाले से करते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हमारी मईशत के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या इसके ऊपर मज़ीद बोझ डाले जाएंगे। लेकिन एक बोझ के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बिजली की कीमतों में इजाफा फिर मुतवक्के हो गया। नेपरा को समरी भेज दी गई जिसमें कहा गया है कि 8 अरब 71 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। एक बहुत बड़ा बोझ है, यानी कि कितना बड़ा जो आपके जो बिजली के जो सारिफ है उनके ऊपर ये बोझ पड़ने जा रहा है, और इससे फिर कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत हो, गोल्ड की कीमतें हो, डॉलर हो, ये इसके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है। लोग समझते हैं कि जी सिर्फ अगर बिजली बढ़ी है तो फिर क्या होगा, बिजली बढ़ती है किराए बढ़ेंगे, आमद और रफ्त बढ़ जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इजाफी खर्चे जो हमें हमारे सामने आ जाते हैं जिसका हम शायद हमारे पास कोई नाम नहीं होता। यानी अगर एक दुकान वाला है, उसने अपनी दुकान की जो खर्चा होता है, जो उसमें बिजली जा रही होती है, उसका खर्चा भी वो उसमें ऐड ऑन कर लेता है, और फिर इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, और इसका जो बोझ है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम पे पड़ता है। अब इसकी सूरत हाल क्या होगी या किस मद में ये बढ़ाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा बिजली के बिलों को आप देखें तो किस किस तरह के, किस किस जगह पे और किस किस तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, और उस टैक्सेस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, कभी किसी नाम के, कभी किसी नाम के, और आवाम के ऊपर उसका ऐसा बोझ डाला जाता है कि इस वक्त मैं आपको सबसे जो अहम बात है वो यही है कि इंसान अपने बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से बाकी अपने काम नहीं कर पा रहा है। वो पता नहीं किस तरह से 2 वक्त की रोटी खा रहा है, ये अल्लाह ही जान सकता है, और किस तरह से वो अपने बिजली के बिल या फिर गैस के बिल दे रहा है। मुझे एक बात समझ में आती इसलिए नहीं है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि इतना तो कमा ही नहीं रहा, कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि बिजली के बिल दिए ही ना जा सकें और फिर उनके घरों की बिजली कट जाए। या फिर सिर्फ मैं किसी गरीब तबके या उस तबके की बात नहीं कर रही कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े तबकात के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है, और वो इस काबिल ही ना हो सकें कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। और फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है और इस पर अमल दरामद की सूरत हाल और क्या हो सकती है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मईशत के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ
कि जब ये इजाफी बोझ डाला जाता है तो एक आम आदमी जो शायद ये सोचता था कि वो सुकून की रात को नींद ले सकेगा, इस एक छोटी सी खबर के बाद उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है और सबसे पहले क्या होता है कि वो सुबह उठ के सबसे पहले चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी शुरू होती है। ये पंखा बंद करो, ये लाइट बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये घर का माहौल उससे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल होती है। हम तो यही बात करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि हमारे लोग कहीं पे थोड़ा बहुत उनको फैसिलिटेट किया जाए और इस तरह से उनकी इसको मैं दिल आज़ारी नहीं कहूँगी, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब वो खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे होते तो वो मेंटली सिक हो जाते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से आपसे एक बात करनी थी, मैं काफ़ी सोच रही होती थी इसके ऊपर और बात भी कर रही होती थी और नॉर्मली इसके ऊपर हमारा यकीन तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पे हमने जो हम गोरों की जब तहरीरें पढ़ते हैं या उनकी जो उनके थॉट्स होते हैं या कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारा यकीन, हम मुसलमान हैं, हमारे यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है और हम उसी पे यकीन भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने आ रही होती है। कुछ मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को या कुछ मुस्लिम लोगों को भी इस तरह की बात करते सुना, यानी 11-11 दो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब वो आते हैं तो उससे कहीं पे इस तरह का एक तासुर आता है कि जैसे अल्लाह ताला का नाम सामने आ रहा है और इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, कहा यह जाता है कि वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी कि 11वां महीना और 11 तारीख, अब ये नवंबर चल रहा है, 11वां महीना और 11 तारीख आने ही वाली है। इसमें जो मैंने काफ़ी सारा जब मैं थोड़ा पढ़ रही होती हूँ तो मुझे मेरे सामने ये चीज़ें आती हैं कि आप अच्छी अच्छी दुआएँ करें और अच्छी अच्छी मैनिफेस्ट करें अपने आप को कि आप एक अच्छी जगह पर पहुँचे हुए हैं और आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। यूनिवर्स जो पूरी दुनिया है वो आपके साथ है और कायनात का हर ज़र्रा आपको कामयाबी की तरफ ले जाने की तरफ रवा दवाएंगे, ऐसा मैंने सुना है और मैं पढ़ती भी हूँ उसके हवाले से। तो अगर कभी कभी ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर आपके सामने ये दो वर्ड्स जो हैं, यानी कि दो नंबर्स जो हैं 11-11 सामने आ रहे होते हैं। कभी आप टीवी खोलें तो उसमें आपको लगेगा जो उसकी जो घड़ी होती है उसके ऊपर 11 का टाइम आ रहा होता है। कभी आप अपना फ़ोन इत्तेफाकन देखें तो उसमें 11:11 हो रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपको ये समझना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी कहती है और जो सितारे कह रहे होते हैं कि जी आपके ऊपर कोई बहुत ही नेमतों की बारिश होने वाली है। लेकिन हम दुआ तो सिर्फ अल्लाह ताला से करते हैं, अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाले हैं। यूनिवर्स से भी जब आप बात करते हैं तो वो अल्लाह ताला से ही बेसिकली अल्लाह ताला को शामिल हाल करें। दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाएं, लेकिन दुआ और मांगने का तरीका सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। लेकिन हम अपने मुल्क का क्या करें? हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हमारी नज़रें सिर्फ उनके ऊपर लगी होती हैं और हम उन्हीं से ये सोच रहे होते हैं कि वो हमारे मुल्क को किस तरह से आगे लेके चलेंगे और हमारे लिए क्या आसानियाँ पैदा करेंगे। फिर उसी से नफ़रत और मोहब्बत का जज्बा बनता है, उसी से आपके जो आपकी जिसको कहा जाए ना कि आपके थॉट्स बदलते हैं और आप ये समझते हैं कि जी हाँ ये अच्छा है या ये बुरा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंसान कभी कभार एक ऐसे मकाम पे आ जाता है जहाँ पे वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा होता कि किसी भी इंसान से अगर उसको धोखा मिले या तकलीफ़ मिले। इसी तरह से मैं हुकूमतों की बात करूँगी तो हम अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो इंडिविजुअल की बात, अगर आपको किसी से इतने धोखे मिले, इतनी तकलीफ़ें मिले तो आपको फिर एक मकाम ऐसा आता है कि आपको उसके किए का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है। फिर अगर आपका रिश्ता सिर्फ एक व्यापारी का रह जाता है, यानी रिश्तों में भी ऐसा होता है कि फिर आपका रिश्ता सिर्फ एक व्यापारी की तरह, इसी तरह से मुल्क के साथ जब खिलवाड़ होता है, जब हम इस खिलवाड़ की बात करते हैं कि जब हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ मुल्क को एक कमाने का जरिया समझते तो फिर आवाम भी, फिर वो भी मुल्क का वैसा नहीं सोचते और उनका भी तरीक़ाकार बदल जाता है। वो भी मुल्क को सिर्फ लूटने में लग जाते हैं, उसका तरीक़ाकार चाहे कुछ भी हो। अब वो ये नहीं सोचते कि मुल्क की बेहतरी किस चीज़ में है या हम अगर ये करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सोचना शुरू करें, जैसे आप सुबह निकलते हैं घर से अच्छा सोच के निकले, लेकिन आप एक अच्छी बात करके निकले। मैं आज आ रही थी रास्ते में और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जो कुत्ता था वो सामने से जा रहा था, मैं कोशिश कर रही थी कि वो मेरे सामने से हट जाए। मैं बहुत स्लो स्पीड में ही थी, मैं स्पीड में तो जाती ही नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं हॉर्न करती रही वो हटा ही नहीं, वो सामने आता रहा। लेकिन अब मेरी गाड़ी से हल्का सा शायद साइड से उसको शायद कुछ थोड़ा बहुत लगा हो। लेकिन मैं उस वक्त जब से घर से निकली हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक अंदर से एक मेरी अजीब सी एक फीलिंग आ रही है कि बहरहाल बेज़ुबान जानवर है, किसी को हमसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपनी करदा या ना करदा गुनाहों की ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी बेज़ुबान को, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। एटलीस्ट अपने अंदर शर्मिंदगी तो रखें, एटलीस्ट अपने अंदर दुख और तकलीफ़ तो रखें। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते। और जब वो इन सारी चीज़ों को नहीं करते तो फिर जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो आपके ऊपर बरक़ात होती हैं, जो रहमतें होती हैं, उसका दरवाज़ा भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो अपने आप से ज़रूर वादा कीजिए और अपने आप को ज़रूर
बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनसे जितने जल्दी और जो पूछ सकती हूँ वो पूछ लूँ। शेख मोहम्मद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, मैं जो हम जिस वक्त जिस चीज़ के ऊपर बात करें वो तकलीफ दे अमल तो होता ही है, क्योंकि माशी तौर पे इतनी तबाही का शिकार ये कौम हो चुकी है। मैं किसको बोलूँ, मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया। अभी तक मैं कितना खुशी बात करती हूँ, जैसे ही मैं ये मुल्क की मईशत की बात करती हूँ मेरे अंदर से कुछ होने लगता है। अभी एक नया बम गिराया जाने की इत्तलात आपको भी पता है कि 8 अरब और 71 करोड़ रुपए का बिजली का बम और सारिफ पे गिरेगा ये। अब ये किस मत में लगाया जा रहा है, पहले तो मुझे आप ये बता दें, बाद में नेपरा की बात तो बाद में होगी। असल में देखिए, ये भी बेसिकली नेपरा का ही है। इसको ये लोग कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। वो तो हर थोड़े दिन बाद लगा देते हैं। असल में ये हर महीने लगता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। इसका तरीका ये होता है, पहले तो उसकी समझ लें कि थ्योरी क्या है। हाँ, ये हर फाइनेंशियल ईयर यानी माली साल जो आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, से होता है ना ये? नहीं, जो होता ये है कि जो नेपरा है वो एक रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट, एक एस्टिमेट निकाल लेती है कि पूरे साल हमारा फ्यूल का, LNG, RLNG का, कोल का, कोयले का ये खर्चा आएगा बिजली की मद में। क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने हमें जो भेजा हुआ है उसके मुताबिक ये एक बजट बनता है हमारा, उसको वो निकाल लेते हैं। वो रेफरेंस कॉस्ट कहलाती है। अब हर महीने ये रेफरेंस कॉस्ट कंपेयर होती है कि इस महीने कितना खर्च हुआ, उसको 12 महीने पे तकसीम कर देते हैं ये। अब जैसे ही पहला महीना आता है तो उसमें चेक होता है कि क्या ये पैसे जो अभी फ्यूल एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, जो हमने एस्टिमेट लगाया था रेफरेंस कॉस्ट थी, इस महीने का जो खर्चा आया वो उसी कॉस्ट के मुताबिक है। अगर तो उससे ज़्यादा खर्चा आ गया तो वो खर्चा आपको डाल देंगे, सारिफ को डाला जाता है वो कि जी पेट्रोल बढ़ गया, फ्यूल बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, हमारा एस्टिमेट से ये पैसे बढ़ गए, तो ये तो हम तो नहीं देंगे, ये तो आवाम देगी, क्योंकि ये आवाम की ही बिजली प्रोड्यूस करने में खर्च हुई है। तो उसको वो कहते हैं कि और वो हर 2 महीने के बाद, यानी जैसे आप सहमाई कह रही हैं, तो जैसे 1 महीने पर अगर पता चला तो वो अगले 2 महीने के बाद बिल में लगकर वो आपके पास आता है। ये इस दफ़ा के जो महीने के बिल आए वो बढ़े हुए आए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो लास्ट मंथ के मैं वैसे बिल्स की बात करी थी तो मैंने अपने बिल्स में देखा कि जो यूनिट थे वो कदरे कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। इत्तेफाक सर नॉर्मली मैं घर पे थी नहीं, तो हम इतने कदरे कम थे लेकिन बिल सेम आया। देखिए ये क्या मतलब था? एक तो इनका ना कोई हिसाब किताब भी नहीं है कि किस वक्त कौन से टैक्सेस लगा देते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी इनकी मर्ज़ी का होता है कि किस वक्त कितना लगा दें, नोबडी नोज़, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि क्या रेफरेंस कॉस्ट थी और अभी कितना कम आया या ज़्यादा आया। वैसे ही आपस की बात है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में ये होता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, एक कॉस्ट उन्होंने निकाली होती है। लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि पता नहीं होता कि किस वक्त, आपने देखा है यहाँ प्रोटेक्टेड सार्फिन भी थे कि 200 यूनिट वाले, वो ख़त्म हो गए अक्टूबर के अंदर। अब उन पर भी उसी अंदाज से लागू है टैक्स। बताएंगे 200 यूनिट पे जो एक छूट दी हुई थी, 200 यूनिट में क्या हो जाता है? नहीं, मैं वैसे एक बात उसमें क्या चलता है? उसमें बमुश्किल शायद मेरे ख्याल में बल्ब भी जल सकते हैं और बेचारा थोड़ी देर के लिए कोई पंखा वंखा चला ले तो चला बस वो 200 यूनिट हो जाते हैं। हाँ, वो 200 यूनिट आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो हमारी हुकूमत थी, सॉरी टू कट टू यू, लेकिन वजह में से वो तो कह रही थी कि 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट, वो कहाँ गए वो यूनिट? उन्होंने कोई हमें नहीं दिया। देखिए, ये 200 यूनिट भी 4 महीने के लिए दिया था उन्होंने, जिसको ये प्रोटेक्टेड सार्फिंग कहते हैं। हमने उनको बचा लिया, प्रोटेक्शन दी है, वो भी अक्टूबर में ख़त्म हो चुका है। अब तमाम लोगों के ऊपर सेम उसके हाँ स्लैब बने हुए हैं कि 200 यूनिट पर जनाब अभी इतने रुपीस का होगा, तो उससे अगर आप 100 यूनिट बढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा। 1 यूनिट भी आप आगे बढ़ते हैं स्लैब में तो आप नेक्स्ट स्लैब में आ जाते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो है वो फ्यूल की जो यूनिट की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये बोझ डाल दिया जाता है, अब मैं वैसे मुझे एक नॉर्मली बताइएगा पूरी दुनिया में तरीक़ाकार क्या होता है? आपने कहा कि पूरी दुनिया में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ बिजली बाकी दुनिया के मुकाबले में अभी भी सस्ती है या नहीं, हम बहुत महंगे चल रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से इस वक्त हम जिस रीजन के अंदर हम पाकिस्तान में बिजली उनसे दुगनी से भी ज़्यादा है। अच्छा, यानी खाली महंगी नहीं है, उनसे डबल ट्रिपल कॉस्ट की है। मैं इंडिया की अगर बात करूं तो देखिए, इंडिया का रुपए और पाकिस्तानी रुपए में 4 रुपए का ऑलमोस्ट जी 6 रुपए यूनिट है जी। तो आप देखें कि एक तो रुपए स्ट्रेंथन है उनका, और उसके बावजूद आप देखिए कि 6 रुपये यूनिट है सारिफ के लिए। और हमारे यहाँ आप देखिए कि इस वक्त 70-75 तक भी पहुँच चुका है जो आगे स्लैब वाले लोग हैं। और इवन जो लोअर बिल्कुल क्लास का भी बंदा भी है, उसका भी इस वक्त जो है तकरीबन 12 रुपए का 1 यूनिट उसके ऊपर पड़ता है, यानी उनसे डबल है। वो क्या यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ जो 100 यूनिट वाला भी है,
100 यूनिट वाले का 12 रुपए पड़ता है। हाँ। यानी ये यूनिट आपका बढ़ रहा है क्या आपके कंजम्पशन के लिहाज से, या आपके इस्तेमाल हो गया आपका, और आप कितना इस्तेमाल करें उस इन्होंने जो है ना स्लैब के हिसाब से? उन्होंने इस यूनिट की एक कीमत रखी हुई है कि भाई ये 100 जो यूनिट कंज्यूम करेंगे इनको इस हिसाब से 12 रुपये फी यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है। 11 रुपये समथिंग में पड़ता है। जो उससे अगले स्लैब में आ जाते हैं वो क्या होते हैं? उनको फिर 14 अगले रुपये स्लैब वाले अगले जो होते स्लैब हैं में वो बताया 300 अगर वाले जिसने होते हैं या 200 वाले? जिसने 200 से क्रॉस कर लिया। 200 से जैसी क्रॉस करता है वो 1 यूनिट भी क्रॉस करता है तो उसके ऊपर दूसरा स्लैब लागू हो जाता है। और वो कितना होता है? वो 14 रुपये, डबल? 14.5 रुपये अच्छा, तक फिर में उसके 4-5 रुपये का फर्क पड़ और जाता फिर है। 400 वाला? तो इस तरह से जो है वो बढ़ता जाता है ओके। ये एक रेशो से, और यहाँ तक है कि ये तकरीबन 70-75 तक ये पहुँच जाता है। Oh God, तो जो हाँ। जितने 76 ज़्यादा है ना लास्ट जो चल हाँ, रहा तो है। इनका एक इसमें कंसेप्ट ये है कि जी जो ज़्यादा कंज्यूम करता है वो थोड़ा सा ज़रा तबका बेहतर है, उनके पास हाँ। पैसे हैं, वैसे वसाइल थोड़ा हैं, वो बेहतर ज़्यादा है एयर तरीका कंडीशन ये, चलाते हैं हाँ। तो उनको ज़्यादा देना चाहिए, वो हाँ। ठीक है। लेकिन आप रीजन में देखें कि इस वक्त क्या हाल है हमारे यहाँ। इस वक्त इन्होंने ये सी पैक के चक्कर में और ये जितने भी फर्नेस ऑयल के जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स लगा दिए और डैम्स बनाए नहीं, वरना पाकिस्तान में देखिए इतने दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, पहाड़ हैं, तो हाइड्रो पावर हमारे इतनी ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, बहरहाल अभी भी 4 डैम आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2026, 27, 28 तक ये मुझे complete तो हो याद नहीं पड़ता जब से मैंने होश संभाला मैं डैमों की बात सुन रही हूँ। बनते तो है नहीं, लेकिन ना अभी- बिजली बन रही है ना हाँ। कुछ हो रहा है। आप दुनिया भर में कहीं जाएं, आप देखें पूरे पूरे शहर आबाद हैं। जी, लेकिन जो कुछ है windmill जो पाकिस्तान लगी के होती साथ ना अल्लाह ताला की भी कोई एक ख़ास करम ही है। रहमत है, करम हाँ। है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे डैम बन रहे हैं जी। पन बिजली के भी, और इस वक्त तकरीबन 4 दुनिया के मतलब समझ लें बड़े डैमों में से जिनका शुमार होता है, जिसमें आपका भाषा डैम है, जिसमें दासू डैम है, जिसमें मेहमन डैम मैं है। आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू से आपको कट कर रही हूँ। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये नाम हमने अपनी किताबों में पढ़े थे। भाषा डैम हो गए, ब्यामीर, ये हाँ। हमने अपने बचपन की किताबों में पढ़े थे जब वो हमारे डायनेमिक्स जो होते थे ना मुल्क जी, के, जी। और उसके ऊपर जब हम जियोग्राफिकल जो जब हाँ, चीजें बिल्कुल चल पढ़ते हैं उसमें पढ़े geography के अंदर। थे। ये तो मैंने यानी वो इतने पक्के रटे हुए थे कि अब जब हम ये बात कर रहे होते तो मैं कहती हूँ ऐसे मुझे बचपन याद आ जाता है। तो क्यों इस अब पे ऐसा? हार्डली 3-4 साल की बात और है तो ये डैम कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, तो उम्मीद है कि बिजली हमारे पास वाफिर मकदार में भी हो जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी। 2-3 चीज़ों पे देखें काम हो रहा है मुल्क में, ऐसे घबराने की बात नहीं है। मैं ये अगर आपने भी नहीं वाली एक बात सुन ली, घबराना हाँ। नहीं है, ये मत बोला करें। घबरा के हमारा बुरा हाल हो गया है। सबसे पहले तो ये आप मुझे IPPs का बताएं, ये घबराहट कब खत्म होगी? देखिए ये घबराहट ख़त्म नहीं होगी कभी भी। जो बढ़ गया पाकिस्तान में वो नीचे तो जाता नहीं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अवाम खुशहाल हो जाएं, हाँ, इंडिविजुअल अपने आप को खुशहाली की तरफ लेके जाए, अपनी डेवलपमेंट करे, बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ें, अच्छी नौकरी लें। मतलब वही बात हो या गई ना, business अपने करें। तई आप जो आप कर सकते हैं आप वो करें। बिल्कुल, लेकिन मुल्क के अंदर भी अल्लाह का एक सिस्टम चल रहा है। डिस्पाइट ये सारी करप्शन के कुछ अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह की नज़र है। देखिए मैंने आपको बताया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुछ 7-8 डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3-4 इस वक्त तकमील पे हो चुके हैं, जिसमें आपका ये सूखी किनारी डैम है, नीलम झेलम पावर प्लांट है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई अल्लाह रहम करेगा, ठीक हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी बड़े डैम है। अब दूसरे ये जो डैम है ये 3-4 साल के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मेहमद ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है, 800 मेगावाट का वो है। इसी तरह दासू डैम है, ये है ही बिजली का। दासू डैम जो है ये 4,500 मेगावाट का है। ठीक है, आपके न्यूक्लियर के 2 पावर प्लांट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, चश्मा 4 और कैनब 4, कराची 4, ये दोनों भी। ठीक है, ये भी अभी तकरीबन अच्छा, मैं 1200 थोड़ा सा मेगावाट। यहाँ करीब आ रही हूँ, आपने चूंकि वो मुझे थोड़ा याद आ गया K4 का जो मंसूबा था, उस हवाले से क्या कुछ चीजें कुछ बेहतरी की तरफ है या नहीं जी है, जी, या वो देखिए ये डब्बा बंद हो दुनिया में हम चंद ममालिक में हैं जो न्यूक्लियर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। देखिए ये दुनिया के अंदर मुश्किल से 10-12 मुल्क हैं जो ये न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर रहे ठीक हैं। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ यही नहीं कि ये पावर इस्तेमाल हो रही है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है क्योंकि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन नदीम साहब मुझे कहाँ नजर आ रहा है, मुझे बताएं इस वक्त हमारे पास पन बिजली घर हैं कहाँ पे, मुझे ये बताइएगा। देखिए आपके पन वाकई- बिजली सिर्फ बनती है नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ी इलाकों के ठीक अंदर। है। ठीक है, जहाँ हाइट से आप पानी को छोड़ते ठीक हैं। है, ठीक है, तो पन बिजली अगर आप जाएंगी नॉर्दर्न एरियाज में भी, और चाहे ये मरी वाले एरिया पे चले जाएं, कागा नारायण हिल्स पे एरिया चले में, तो जाएं, ये देखिए वहीं पे मतलब इतनी होती है कि वो उन्हीं को पूरी हो जाए, या वो भेज भी हाँ, सकते नहीं वो उतनी ही होती है कि वो उनको क्योंकि पूरी- असल में मुख्तलिफ वहाँ पे नाले हैं। हाँ। इट इज़ नॉट कि कंप्लीट एक दरिया कोई चला आ रहा है, दरिया पे तो पूरा डैम बनता है उसको रोक के।
तो ये नाले हैं, उनके ऊपर ये हाइडल पावर बना देते हैं कि ऊपर से आप शाई कर रहे हैं, उसके साथ लगा दिया, वो पानी उसमें से होता हुआ टरबाइन को घुमाते हुए नीचे आएगा प्रेशर से, ग्रेविटी से, तो वो बिजली प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो उन इलाकों में, इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इस वक्त बिजली तकरीबन मौजूद है। तो ये वहाँ के जो पन बिजली घर हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिकली हमें चाहिए, जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, इस वक्त इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पा रही दुनिया के लिए। यही मेरा सवाल था कि जो फैसलाबाद में आपने देखा होगा कितनी मिलें सिर्फ इस वजह से बंद हो गई कि उनको बिजली नहीं मिल रही थी, और वो जो यूनिट वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने आम सारिफ से भी बड़ा वाला जो उनको कमर्शियल रेट थे वो दिए हुए थे। तो इस तरह तो आपकी इकॉनमी तबाह हो रही है। देखिए बिल्कुल हो रही है। इनको बिजली के नर्ख जो हैं अपने रीजन के हिसाब से नीचे लाना पड़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस भी हैं, और आपने देखिए आईपीपीज़ की बात की है तो 52% तो आईपीपीज़ या 55% आईपीपीज़ तो हमारी अपनी गवर्नमेंट की है, और वो हमारी अपनी गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। पैसे तो वो उनको जाने वो पैसा उनको जाता है और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को जाता है मेरे हिसाब से। बहरहाल तो लेकिन हल्के हल्के इनको ये टैक्सेस कम करना पड़ेंगे, और हमारी इंडस्ट्री को जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारी फ्लोरिश करेगी। देखिए इंडस्ट्री खाली एक फैक्ट्री लगती है तो उसके अंदर मिनिमम 400-500 घरों के चूल्हे चलते हैं, ठीक है, लेबर आता है, उसको सैलरी मिलती है उसमें, ठीक है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बुरा हाल नहीं है। तो मुझे ये भी बताइए कि अब ये जो आए दिन का इजाफा होता रहता है, हम आवाम जो है वो उसको हजम कर लेते हैं, खामोश बैठ जाते हैं। इसके ऊपर क्या कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? कुछ और जो ये गवर्नमेंट इस पर इंटरवीन क्यों नहीं करती, मदाखलत क्यों नहीं की जाती, या इसको रोका? आपने खुद ही कहा कि एक दफ़ा बढ़ जाए चीज़ बढ़ गई, तो फिर ये किस तरह सिलसिला चलेगा? आपने कहा कि टैक्सेस कम करने होंगे, तो सबसे बड़ी इस वक्त जो देखिए, आप घर बैठ के ना फ्यूल तो आप चला नहीं सकते, मतलब आप क्या करेंगे, आप आना जाना छोड़ देंगे, ठीक है भाई फ्यूल बच गया, बिल्कुल ऐसे। एक घर में बैठ के पंखा तो चलेगा? बिल्कुल। देखिए असल में गवर्नमेंट ही तो टैक्सेस लगा रही है, वो तो कम करने पर तैयार नहीं। गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर सकती है अगर वो अखराजात को कम करे। वो अखराजात जैसे आप ऑस्टेरिटी कहते हैं कि आप उस पे जाएं और अपने जो मामलात हैं रोज़मर्रा के, आपने डबल केमेंट्स दी हुई हैं, फ्यूल लोगों को खुला दिया हुआ है, बिजली माफ़ की हुई है, गैस माफ़ की हुई है, इसको कर्टेल करें। गवर्नमेंट अपनी मशीनरी को जो है उसमें ऑस्टेरिटी ड्राइव लाएगी, वो पैसा बचाए, और इंस्टेड ये जो टैक्सों से हमसे ले रहे हैं या इंडस्ट्री से ले रहे हैं उसको अगर ये रिड्यूस कर दें तो तब भी आईपीपीज़ को देने के बावजूद भी आपका बिजली का बिल बहुत हद तक नीचे आ सकता है, 50-60% पे आ सकता है। अच्छा चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे बताइएगा अब जो यूएस इलेक्शंस हुए, मैंने कहा ये भी पूछ लूँ, क्या राय है आपकी? ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ पुरानी वाली रहेंगी या बेहतर होंगी? आपने इस ओवरऑल पूरा एक सिनेरियो देखा होगा कि उन्होंने जो आपकी माइनॉरिटीज़ होती हैं या फिर आपकी मुस्लिम कम्युनिकेशन के साथ, मुस्लिम तबके के साथ उन्होंने एक अच्छा कम्युनिकेट किया, तो डू यू थिंक, और इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर आने वाला? देखिए अल्लाह करे कि ये जिस तरह से कहा है ये उस तरह से करे, लेकिन थोड़ा सा ट्रम्प साहब का ये है कि ये मुतसिब टाइप आदमी है, वाइट सुप्रीमेसी के कायल है, ब्लैक्स के अगेंस्ट है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। दो के उन्होंने बड़ा क्लेम किया कि मैं मुस्लिम, बड़ी बात की है। देखिए जो भी किया, लेकिन यही थे जिन्होंने कि इन्होंने ही जेरूशलेम के अंदर जो है वो उसका बैतुल मुक़द्दस में इसराइल का जो है वो एम्बेसी खुलवाई इन्होंने, हालांकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गोलान हाइट्स जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको उन्होंने कहा कि ये इसराइल का हिस्सा है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि जो इसराइल ने जहाँ जहाँ अपनी आबादियाँ बना ली हैं, चाहे वो ऑक्यूपाइड एरिया क्यों, वो इसराइल का हिस्सा है। तो इन्होंने हमेशा बोला कुछ है, करा कुछ है, तो मुझे इनसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पाकिस्तान को भी इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसी बात है कि उनकी पॉलिसियाँ पीछे से बहुत बड़े थिंक टैंक से जो चलाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर चेंज आप देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। एक अच्छा सा तज्जिया हमने लिया, और बात सारी ये नहीं आ जाती कि जी बिजली के बिल बढ़ गए हैं या उन पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं तो अब क्या होगा। तो ये टैक्सेस मेरे ख्याल में लगाते ही एक के बाद एक जाते ही हैं और बिजली के बिल बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे करना आवाम को क्या है, आपको सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें तोड़ दें, लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सकता है, उसका बहुत बेहतर तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको कोई दंगा फसाद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत को भी सोचना होगा कि अगर उन्होंने अपनी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना है तो वो कैसे देना है। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।